हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर 4 है, जिसमें देखेंगे परमाणु की संरचना। चैप्टर 3 तक आपको अच्छे तरीके से कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। वैसे भी आपको इंटरेस्ट है नहीं इन सभी चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई से तो आपको तो मतलब है नहीं। सिर्फ पहली वीडियो पे कमेंट करना होता है कि हाँ क्लासेस को स्टार्ट करिए, कंटिन्यू रखिए, देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यू होता है आपकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है, आपको पढ़ाई से लेना देना नहीं रहता है। लेकिन हम लोग का काम ही है कि सुनते चलना, काम करते चलना। तो बस कर रहे हैं, देखना ना देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु की संरचना। जो हमने उसमें देखा था उसके आगे की इस चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे एक तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, और साथ ही साथ हम इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है, जैसा कि डाल्टन ने बताया था। ठीक है, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य कण भी विद्यमान होते हैं, अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पदार्थों के आवेशित कण के बारे में बताया गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो बुक आप भी पढ़ सकते हो। कल एक कमेंट आया था कि आप एनसीईआरटी के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हो। पढ़ना तो हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था कि आप खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वो बताते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप तो बुक पढ़ने के लिए पढ़ ही सकते हो, सबके पास बुक है भी नहीं, क्योंकि आप सभी को पता ही है। खैर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। आपको अगर अपना काम करना है तो आपको जो सही लगे आप वो करिए। यहाँ पे देखिए, यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिलता है जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है, यानी परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है और आवेशित कणों से बना होता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे जे थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिन्होंने इसका नाम रखा था केनाल रे। 1886 में केनाल रे की खोज किसने की, तो ध्यान रखिएगा, गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, ये किरण धनावेशित विकिरण थी, जिनके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, ध्यान दीजिएगा, इस कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के कण के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। ठीक है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से दिखाया जाता है, जबकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। तो ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो परस्पर आवेशों की संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। ठीक है, अब प्रश्न ये सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि परमाणु की संरचना किस प्रकार है। हमें इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा। परमाणु की संरचना एग्जैक्ट है कैसा, वो हम देखेंगे। तो परमाणु की संरचना देखिए क्या है। इसमें परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो यही था ना कि अब परमाणु अविभाज्य होते हैं, अब उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनसे छोटा कुछ कण नहीं हो सकता। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद इनके सिद्धांत गलत साबित हुए। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, कहाँ प्रोटॉन रहता है, इसको जानना अब आवश्यक था। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिक भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था, और इनका मॉडल कुछ इस तरह से था। यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए, इनका मॉडल कुछ इस तरह से था। यानी इनका कहना था कि जो पदार्थ है धनात्मक गोला है, और इनके बीच में जो कि आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप देख पाते हैं। बस यही इन्होंने बात कही थी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज़ है, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था।
अब यहाँ पे इन्होंने जो प्रस्ताव दिया था अपने मॉडल के अकॉर्डिंग वो देखिए। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ये उनके मॉडल पर आधारित उनका प्रस्ताव था, प्रतिपादन था। इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है। इन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे अवस्थित होता है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने के पन्नी से टकराया। अब बात यह आती है कि सोने के पन्नी उन्होंने क्यों लिया, तो सोने के पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि ये बहुत पतली परत चाहते थे। सोने का यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने भी रखा है। अल्फा जो कण होता है द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। हीलियम कण होते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। अतः ये धन आवेशित होते हैं क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अल्फा जो कण है वो हीलियम के आवेशित कण होते हैं। देखिए उन्होंने सोने की परत द्वारा अल्फा किरणों का जो प्रकीर्णन कराया गया कुछ इस तरह से था, कुछ तो डायरेक्ट पार हो गए, कुछ वापस भी लौटा था। तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया था। जैसे कि इनके परिणाम के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो देखिए इनसे निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने के पन्नी से सीधे निकल गए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट ही निकल जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी उनको मिला कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विचलित हुए, मतलब सट करके थोड़ी से कम कोण के साथ वो विचलित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। ठीक है, वापस लौट गया, इस तरह से डायरेक्शन में गया और वापस इसी तरह से आ गया। तो यहाँ से उनको ये चीज़ पता चला कि रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था। मतलब ये तो छोड़ो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ है जो कि नोट कर लीजिएगा कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसको माना जाता है, तो रदरफोर्ड को। और रेडियोधर्मिकता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 1908 में। लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें उन्होंने किया, यहाँ पे देखिए कि प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के निम्न परिणाम निकले कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के पन्नी से बाहर निकल गए। तो इन्होंने ऐसा कहा कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। सेकेंड पॉइंट ये कहा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरा पॉइंट है कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। परमाणु की त्रिज्या हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या था कि नैनोमीटर में मापते हैं और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे और भी पॉइंट्स था, पढ़ेंगे कि अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है, नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाक्रम में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बोर का परमाणविक मॉडल। बोर का परमाणविक जो मॉडल था वो क्या है। रदरफोर्ड के मॉडल में उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होता है। और इसके बारे में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नील्स बोर को 1922 में उनके परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। और साथ में इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि आप पढ़ करके ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक पॉइंट ये है, आपको हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो परमाणु की कक्षा है जो देखने को मिलता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके लिए एक आगे सूत्र आपको बताया जाएगा। उस सूत्र को तो फिलहाल KLMN आप ये याद रखिए। ठीक है,
क्योंकि K से एक, L से दूसरा कक्षा होता है। जैसे K हो गया, L हो गया, हटा देता हूँ, इसके बाद मैं लिख देता हूँ। जैसे पहला जो कक्षा है K हो गया, L हो गया, M होता है और N होता है। इस तरह से आगे बढ़ता है। अब ये रहेगा तो O हो जाएगा। और इन पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, तो ये हम आगे आपको बताएंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, 1932 में जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणविक कण को खोज निकाला जो कि अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी परमाणु के नाभिक में होता है, यानी जो न्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन के परमाणु में नहीं होता है, बाकी सभी में होता है। और सामान्यतः इसको N से दर्शाया गया। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट होता है। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्वारा हम लोग सूचित करते ज्ञात होता है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है, यानी किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, कौन से नियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो बोर-बरी स्कीम, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंपल से लैंग्वेज में समझाया गया है कि इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो किससे दर्शाते हैं, तो 2n² से हम लोग दिखा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग n जो है वो कक्षा की संख्या होता है या फिर ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा में k कोष, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले में k, दूसरा आपका KL, तीसरा में m हो जाएगा, चौथा में इस तरह से n हो जाएगा। तो अब k में कितना होगा, तो k जो कि पहला आपका k 1 से हम डिनोट करते हैं, तो 2, n की जगह पे आप 1 रखेंगे तो कितना होगा, पहले कक्षा में 2 होगा। उस तरह से अगर दूसरी कक्षा की बात करें तो n की जगह l बराबर 2 हो जाएगा, l बराबर 2, यानी l बराबर 2 का मतलब n यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 2 दूना 4 मतलब कि 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 रह सकते हैं। बस यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाया गया है, इसी तरह से आपको निकालना होता है। आप ये चीज़ देख करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इसमें पॉइंट इन्होंने ये बताया कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है सबसे बाहरी कोष में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती है। ठीक, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है और सूत्र जो आपको 2n² बताया गया उसको याद रखिए। अब आता है संयोजकता, जिसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं या फिर कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये तो हमने ऊपर में पढ़ चुका। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्व की संयोजन शक्ति यानी संयोजकता जो है वो शून्य हो जाती है। शून्य मतलब उसको हम निष्क्रिय कहते हैं, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते क्योंकि उनका जो कक्ष होता है वो पूरी तरह से भरा होता है, तो हम उनको निष्क्रिय कहते हैं। यहाँ पे इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या फिर अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर के अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। अगर पूरा है तो फिर क्रिया क्यों करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या फिर स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। जितनी आवश्यकता होगी उतना ही को हम लोग कहते हैं कि वो संयोजकता है। ठीक है, पूरा होने के लिए 8 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि संयोजकता 8 है। जितना उसके पास है और जितना ज़रूरत है अब वही हम जितना ज़रूरत होगा वो चीज़ हम देखते हैं कि क्या मतलब क्या संयोजकता बनता है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या फिर सोडियम प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह
एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे तो इनकी जो कक्षा होगी पूरी तरफ से पूर्ण हो जाएगी। तो वही हम कहेंगे कि इसलिए उनकी संयोजकता 1 कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी? तो मैग्नीशियम जानते हैं कि जो हमारा होता है वो 12 होता है। अगर 12 होता है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 होना चाहिए। तो अगर 2 और 8 दूसरी कक्षा पूरी हो गई, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मतलब इनका कक्ष पूरा हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे इसकी संयोजकता 2 होता है। और एल्युमिनियम के लिए कितना होगा? 3 होता है लास्ट में। अगर ये 3 को त्याग कर दे तो फिर हो जाएगा। तो यही 2 और 3 होता है, क्योंकि मैग्नीशियम 72 कक्ष में 2 और एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक चीज़ हम और पढ़ सकते हैं, समझ लीजिएगा कि यदि किसी परमाणु के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से भी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन आप ले लेते हैं। फ्लोरीन के लिए कितना होता है? तो फ्लोरीन के 72 कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु 72 कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि संयोजकता 1 होती है। यानी जिस तरह से हमें ज़्यादा आसानी होगा वही तो काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो 7 को त्याग करने से 7 को ग्रहण करने से अच्छा है कि 1 को त्याग करके पूरी तरह से हम स्टेबल हो जाए। और अब यहाँ पे देखिए कि सारणी 4.1 में आपको दिखाया गया कि प्रतीक चिन्ह क्या है, परमाणु संख्या क्या है, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और उनका जो इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्ष है KLMN उसमें कितने कितने होते हैं और उनकी संयोजकता क्या होती है। तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप निकाल भी सकते हो। तो बस आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे हम लोग संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या तो आप सभी को पता ही है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है कि प्रोटॉन यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है, जिसे हम लोग Z से सूचित करते हैं, Z के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो हमने ऊपर में भी देखा था कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहा जाता है। तो बस ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। और सिंपल सा यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और हम दर्शाते कैसे हैं, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो इसका परमाणु संख्या को नीचे रखते हैं और उसके द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग समस्थानिक, जिसको हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक और एक होता है समबारिक। ठीक है, तो समस्थानिक समझ लीजिए कि उदाहरण के लिए हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं और इसके 3 परमाणुविक स्पीसीज होते हैं, जैसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं और ट्राइटियम कहते हैं। यानी परमाणु संख्या तो सभी का समान होता है, एक, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होता है। प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्राइटियम का 3 होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, उसी तरह से कार्बन का भी देखें तो कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक तो होता है, लेकिन द्रव्यमान 12 और 14 होता है। क्लोरीन का भी कुछ इस तरह से देखेंगे तो 17 है, लेकिन 35 और 37 उसका द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे हम ये बस कह सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या समान हो लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता हो, तब उसे जाकर के हम कहते हैं वो समस्थानिक है। ठीक है, क्लियर हो गया। समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो कि वो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट है कि समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो समस्थानिक में के विशेष गुण होते हैं जिनका प्रयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और एक तो पता है कि यूरेनियम को बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
उसी तरह से कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। इसी तरह से कई तरह के समस्थानिक है जिनका अलग अलग उपयोग है, राइट। अब हम बात करते हैं समभारिक, जिसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। इसमें जस्ट उल्टा होता है, यानी किसी तत्व समस्थानिक के जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है कि इसमें परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। सिंपल सा समझिए कि दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18, यानी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, यानी कि परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या तो 40 है, दोनों का द्रव्यमान संख्या 40 होता है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं के कुल न्यूक्लियॉन की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे हम लोग समभारिक कहा जाता है, समभारिक कहते हैं, यानी आइसोबार कहा जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो बस इस चैप्टर में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही चीज़ आपको समझना था। ये जो चैप्टर खास करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझाने के लिए था, क्योंकि परमाणु की संरचना पे बेस्ड था। ऊपर में हमने अणु परमाणु पढ़ा था चैप्टर 3 में, तो चैप्टर 4 में सिर्फ आपको बताने के लिए किया गया था कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, उसमें क्या है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने जाना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसको कहते हैं। एक आपको सूत्र बताएगा 2n², उसको याद रखिएगा क्योंकि वो सूत्र से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार आपके पेपर में देखने को मिला होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।